हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने पिछली कक्षा 6 की ज्योग्राफी पढ़ा दी है पूरी संपूर्ण, और उसके क्वेश्चन आंसर भी लगवा दिए और संपूर्ण एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर लग गए हैं ज्योग्राफी की कक्षा 6 की, और 7 की स्टार्ट कर दी है। ये चौथा पार्ट पढ़ाया था मैंने, उसके बाद थोड़ा रह गया था, लास्ट में फ़ोन आ गया था तो वो मिस्टेक से रह गया था, इसलिए मैं वो पूरा करवा रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा करवाती हूँ, छोड़ छोड़ के नहीं करवाती हूँ, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम भी लगवाना मुझे हर पेपर के, क्योंकि जो जो मैं करवा रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, इसके रिलेटेड जो एग्ज़ाम होंगे उसके लगवाऊंगी मैं, जिससे आप पूरा थ्योरी वाइज पढ़ो, क्वेश्चन आंसर लगाओ, इसके बाद भी क्वेश्चन आंसर लगाओगे तो आपको अच्छे से आएगा। और दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे की वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके, इसलिए आप पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये है हिमनद के कार, पहले तो पढ़ चुके हैं सारा, हिमनद के कार रह गए थे। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं, बर्फ की नदियाँ। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों की अपरदित कर देती हैं, क्योंकि जो हिमनद है ये चट्टानें होती हैं, इसमें वो हिमनद से बनती, बर्फ़ों से मिलकर बर्फ़ों की नदियाँ होती हैं, जो बर्फ़ ऊपर लगा, बर्फ़ ही बर्फ़ बिछी रहती है, नीचे पानी रहता है, इनको बोलते हैं हिमनदियाँ। और जैसे हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, इसमें छोटे बड़े सेल भी आते हैं, बड़े बड़े पत्थर, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, ये सभी आकर के फैलते रहते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। हाँ, ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ यानी पूरा लाते हैं, थोड़े थोड़े रेत सेल की तलछट मिट्टी निक्षेपित करते रहते हैं, ये सभी आते हैं, उन्हें निक्षेप हिमनद हिमोड़ के निर्माण करते हैं, जो हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं, जो निक्षेप सभी आते हैं। चलो आगे। रेगिस्तान, यह है रेगिस्तान, इसमें है रेगिस्तान के जो पहाड़ पर्वत बताए जाते हैं वो रेगिस्तान में पवन अपैदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। जो छत्रक सेल है ना, सामान्यतः आकार छत्रक आकार के, यहाँ पर रेगिस्तान में आप सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। जैसे जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जो सेल के रूप में छोटे छोटे कण बहकर आते हैं, वह पवन का बहाव रुकता है तब यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी का निर्माण करती है। इसको बालू टिप्पा कहते हैं, जो बहकर पवन आती है ना, पवन से बहकर जो सारी रेत आती है, उनका बहाव रुकता है, जहाँ वो इकट्ठी एकत्रित हो जाती है, उसे बालू टिप्पा कहा जाता है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेप होता है, जब छोटे छोटे बालू कण बहुत सारी जगह पे विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, यानी बिखर जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं। और सबसे बड़ा लोएस, सबसे विशाल लोएस कहाँ का है? चाइना में। सबसे विशाल लोएस है चाइना के अंदर, सबसे विशाल लोएस है चाइना में पाया जाता है, सबसे विशाल लोएस। अब मैं इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो उनको करवा देती हूँ। और दोस्तों, आप लाइक सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो देखिए, जिसको आप समझ आए। और ये पूरा पढ़ने के बाद मैं सारे क्वेश्चन आंसर तुरंत लगवाती जाती हूँ, और इसके बाद प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर भी लगवाऊंगी। अभी पूरी थ्योरी करवा दूँ मैं, एनसीईआरटी की पूरी एनसीईआरटी करवा दूँ, इसके बाद करवाऊंगी। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, जिससे जो अगले एग्जाम आएंगे ना, उनमें आप कर सकोगे आसानी से। चलो, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री तरंग की विशेषता समुद्री गुफा है, सेल है। जो समुद्री गुफा है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ इन सब के बारे में, जो नहीं आएगा समझ में, पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए आप, तो ये समझ में ज़रूर आएगा आपको। तो समुद्री गुफा, जो समुद्र में पानी रहता है वो टकरा के गलती है, समुद्र का पानी टकराता है ना, किनारों से टकराता है तो समुद्री गुफा बनती है। और सेल वो पत्थर, समुद्री के आसपास पत्थर होते, वो रहते, विशेषता नहीं है किनारा, क्योंकि समुद्री गुफा है। समुद्र की तरंगों की विशेषता एक गुफा हो गई, सेल हो गई, जो किनारा नहीं है। किनारा, नदियों किनारा जी अलग होता है, किनारा नहीं है इसमें। हिमनद की निक्षेपण विशेषता अभी पढ़ा है ना, हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या होती? हिमोड़, क्योंकि पुलेन बाढ़ के मैदान नहीं होते, ये सब अभी पढ़ाया ना। हिमनद की निक्षेपण विशेषता यानी सभी निक्षेप, सेल रेत मिट्टी ये सब तलछट बहकर आते हैं और
हिमनद हिमूड का निर्माण करती है। अभी पढ़ाया था ना, तो हिमूड हो जाएगा। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ये भी मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। पृथ्वी की आकस्मिक गतियाँ होती हैं, जो आकस्मिक गतियाँ होती है ना पृथ्वी की, वो ज्वालामुखी, भूस्खलन। इन आकस्मिक गतियों के द्वारा क्या क्या होता है? ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप, ये 3 प्रकार होते हैं। ना कि बलन होता, ना बाढ़कृत, न मेना, ये दोनों नहीं होते। भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी होता है आकस्मिक गतियों। पृथ्वी की जो आकस्मिक गतियाँ होती हैं नीचे नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में, उसके कारण ज्वालामुखी होता है। छत्रक सेलें पाई जाती हैं, छत्रक सेलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में। अभी पहले ही पढ़ाया है, जस्ट ऊपर ही पढ़ाया है मैंने कि छत्रक सेलें कौन होती हैं। मैंने बोला ना कि जो रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की सेल देख सकते हैं, रेगिस्तान में पाई जाती हैं। यानी विशाल जो रेत होती है ना, छोटे छोटे कण होते, उन सब से मिलके एक छत्रक सेल बन जाती है, जो रेगिस्तान में बनती है छत्रक सेल। चाप झील यहाँ पाई जाती, चाप झील नदी घाटी में पाई जाती है। मैंने अभी पिछली वीडियो में पढ़ाए थे ये सब। कुछ जो 2 क्वेश्चन तो अभी पढ़ा दिए और 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो के 3। तो चाप झील यहाँ पाई जाती, कहाँ? नदी घाटी में। हिमनद में चाप झील हिमनद में नहीं होती, क्योंकि वो हिमनद में चाप झील छोटी सी नदी घाटी पर होगी ना चाप झील। तो हिमनद में तो बर्फ से बर्फ हिमानी जुड़ी होती, रेगिस्तान में हो नहीं सकती है चाप झील। रेगिस्तान में पानी ही नहीं होता है, तो झील कहाँ से होगी? इसलिए रेगिस्तान में तो हो नहीं सकती है। चाप झील नदी घाटियों में होती है चाप झील, क्योंकि नदी घाटियों में छोटी छोटी झीलें भी तो बनी रहती हैं आसपास, तो उनको चाप झील कहा जाता है नदी घाटियों में। दोस्तों मैंने चौथा पार्ट निपटा दिया है मैंने अभी कक्षा 7 का। उसके साथ साथ ये है आपको बेनिफिट इसमें कि थ्योरी भी पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ही लगाओगे तो आपको बहुत आसान होगा। इसलिए आप पहले थ्योरी पढ़िए, उसके क्वेश्चन आंसर लगाइए, जिससे आपको सीटेट का पेपर हुआ, सीटेट का पेपर दूसरा, पहले में पर्यावरण के लिए बहुत आसान है। पर्यावरण के जो भूगोल ही आता है, भूगोल ये पढ़ लो या वो पढ़ लो, क्योंकि उसी के बारे में थोड़ा बहुत ना यहाँ वहाँ से आता है, तो सेकंड पेपर क्लियर हो सकता है आपका। MPPSC भी NCERT जरूरी है उसके लिए। MP भी पढ़ाऊँगी, अगर आप सभी बोलोगे तो MP भी पढ़ाऊँगी मैं, और प्रीवियस ईयर के एग्जाम भी लगाऊंगी, सामान्य ज्ञान भी पढ़ाऊँगी। तो आप इससे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।